नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आज हम उसकी समरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में। तो इसके जो इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट कैरेक्टर है वो है एंटोनियो। एंटोनियो जो होते हैं वो वेनिस एक शहर का नाम है, वेनिस के मर्चेंट होते हैं और इन्हीं के ऊपर ये पूरी कहानी है, यानी कि इन्हीं के ऊपर इस प्ले का टाइटल रखा गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये वेनिस के मर्चेंट होते हैं। सेकंड जो कैरेक्टर हैं वो है वैसेनियो। वैसेनियो जो होते हैं वो एंटोनियो के एक फ्रेंड होते हैं और काफ़ी घनिष्ठ जो होते हैं वो मित्र होते हैं। इसके अलावा ग्रेशियनो, लॉरेंजो, सैलेरियो, सोलेनियो ये भी इनके मित्र ही होते हैं। साइलॉक जो होता है वो एक ज्यू, एक यहूदी होता है जो कि मनी लेंडर है, यानी कि ब्याज पर पैसे उधार देता है साइलॉक। जेसिका साइलॉक की बेटी है। अगले कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर्स ही हमने इसमें लिए हैं। पोर्शिया। पोर्शिया जो है वो वॉलमेंट की एक धनी महिला है। वॉलमेंट एक शहर है, वहाँ की एक धनी महिला है पोर्शिया। नेरिसा जो है वो पोर्शिया की सेविका है, यानी कि उसकी सेवा करती है। उसकी जैसे कि मानते हैं ना, दासी, पहले दासी होती थी, तो उस तरीके की नेरिसा है। तो चलिए हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसकी कहानी जो है वो स्टार्ट होती है एंटोनियो से। एंटोनियो जो है वो वेनिस का ही एक व्यापारी है और उसके बहुत सारे मित्र हैं एंटोनियो के। लेकिन वैसेनियो जो है ना वो उसका सबसे घनिष्ठ मित्र है। तो एक दिन एंटोनियो बड़ी दुखी स्थिति में होता है। अचानक ही उसकी मुलाकात वैसेनियो से हो जाती है। अब वैसेनियो के साथ में लॉरेंजो और ग्रेशियनो भी थे। अब ग्रेशियनो बड़ा हंसमुख स्वभाव जो था उसका, बहुत मजाकिया स्वभाव का था और बातूनी था। तो वह उसकी मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि एंटोनियो को तो सांस लेने की भी राहत नहीं है, यानी कि ये तो सांसारिक कार्यों में फंसा हुआ है। और वे संसार का जो लोग सांसारिक कार्यों में फंसे हुए होते हैं वो संसार का तो आनंद ही नहीं उठा पाते हैं। अब इस पे एंटोनियो बोला कि मैं तो एक संसार को एक स्टेज मानता हूँ और मानता हूँ कि यहाँ हर व्यक्ति अपना रोल प्ले करता है और इस स्टेज पर मेरा जो रोल है वो तो दुख का ही है। तो ग्रेशियनो बोला कि मुझे अगर रोल दिया जाता है इस स्टेज पे तो मैं तो विदूषक का रोल करना पसंद करूँगा। उसके विचार से कुछ लोग इसलिए बुद्धिमान समझे जाते हैं क्योंकि वे कुछ बोलते नहीं, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनकी मूर्खता है वो बाहर आ जाएगी। अब लॉरेंजो और ग्रेशियनो जो होते हैं वो ये कहकर चले गए कि भोजन के समय सब मित्र मिलेंगे। ग्रेशियनो और लॉरेंजो चले जाते हैं। अब वैसेनियो के विचार में वेनिस में ग्रेशियनो सबसे ज़्यादा मूर्खता की बातें करने वाला व्यक्ति था। वैसेनियो सोचता है कि ये ग्रेशियनो जो है शायद ये वेनिस में सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है। एंटोनियो ने अब वैसेनियो से उस स्त्री के बारे में पूछता है जिसके पास वह गुप्त रूप से जाना चाहता है, यानी कि अपनी प्रेमिका पोर्शिया के पास, उसके बारे में पूछता है। तो वैसेनियो बोला कि इस समय में आर्थिक कठिनाई में हूँ, मेरे पास पैसा है नहीं और उसकी जो ज़्यादा धन खर्च करने की आदत है उसने सारे पैसे उसके नष्ट हो गए हैं। अब उसे ये चिंता है कि मैं अपने उधार कैसे चुकाऊंगा। अब एंटोनियो ने भी उसे कई बार धन दे दिया था, तो उसके लिए भी वो आभारी था। अब एंटोनियो ने उसकी योजना के बारे में पूछा और उसने कहा कि मेरे से जितनी सहायता हो सकेगी मैं उतनी करूँगा। एंटोनियो बोलता है वैसेनियो अपने मित्र को। तो वैसेनियो बोला कि बॉलमॉन्ट में पार्सिया नामक एक अमीर, सुंदर और चरित्रवान स्त्री रहती है और वो अपने धन के कारण और गुणों के लिए प्रसिद्ध है। अनेक देशों से लोग आते हैं, उसके विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, प्रपोजल लेकर के आते हैं और उसके जो सुनहरे बाल हैं वो सोने की चमक रखते हैं, जिनकी खोज में अनेक लोग आते हैं। वैसेनियो की आशा है और वैसेनियो सोचता है कि मैं जाऊंगा तो मेरा तो उससे विवाह हो ही जाएगा, यानी कि अगर मैं प्रपोजल रखूँगा तो वह एक्सेप्ट कर लेगी मेरा प्रपोजल। अब एंटोनियो बोला
कि मेरा तो सारा धन समुद्र पर व्यापार में लगा हुआ है, अगर मैं तुम्हें धन देता हूँ तो उसके पास तो अब एक भी रोकड़ा नहीं है, पैसा ही नहीं है। उसने कहा कि मालूम करो कि उसकी साख पर कितना धन मिल सकता है। उसने वादा किया कि मैं भी पता करूँगा तथा पोर्सिया के पास जाने के लिए वॉलमैंट की यात्रा है तो जितना धन चाहिए वह मिल जाए। अब एंटोनियो भी प्रयत्न करता है कि उसके लिए जितना धन चाहिए वो मिल जाए। पोर्सिया के पिता ने क्या किया था, एक वसीयत लिख रखी थी। उसके अनुसार उससे विवाह करने के जितने भी इच्छुक व्यक्ति होंगे, 3 बॉक्स थे, एक सोने का था, एक चांदी का था और एक जस्ते का बॉक्स था। तो उसमें जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा उसे ये पता लगाना था कि पोर्शिया का चित्र जो है वो किस बक्से में रखा हुआ है। जो इसका अनुमान लगा लेगा और सही बता देगा उससे पोर्शिया की शादी हो जाएगी। अब चुनाव करने से पहले लेकिन प्रत्येक को एक शपथ और लेनी पड़ती थी कि यदि उन्होंने चुनाव गलत रखा, गलत बॉक्स को चुना, तो फिर वो कभी किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करेगा। अब कुछ को तो ये शर्त बहुत कठिन लगी कि भाई ऐसे कैसे, कि अगर गलत बॉक्स चुन लिया तो फिर शादी नहीं होगी। तो कुछ तो बिना भाग्य आजमाई चले गए, वापस चले जाते थे, और कुछ लोगों ने चुनाव करने का प्रयत्न किया लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। और पोर्सिया ने उन जो असफल लोग हुए हैं उनसे ये भी वायदा करवाया कि तुमने जो भी बॉक्स खोला है उसके बारे में किसी और को नहीं बताओगे कि कौन सा बॉक्स तुमने खोला है। अब वैसेन्यू पोर्सिया से प्रेम करता था और उसे विश्वास था कि पोर्सिया भी उससे प्रेम करती है। वह उच्च कुलीन युवक के रूप में वॉलमैंट में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं वॉलमैंट में कैसे भी करके वॉलमैंट चले जाऊं। अपने खर्चे के लिए 3000 ड्यूकेट की ज़रूरत थी उसे। अब साइलॉक नाम का एक यहूदी व्यक्ति होता है जो धन उधार देता है। तो एंटोनियो तो साइलॉक को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एंटोनियो जो है वो लोगों को बिना ब्याज के धन देता था और साइलॉक के फंदे से बचने से बचा लेता था, फंदे में पड़ने से बचा लेता था लोगों को। उसने कई बार सबके सामने साइलॉक को बुरा भला भी कहा था। प्रारंभ में तो साइलॉक ने भी कठिनाई पैदा की। पता था कि एंटोनियो का सारा धन उसे की ऐसे सामान में लगा हुआ है जो जहाज़ों पर लद कर दूर दूर देशों में गया है। धन उधार देने से पूर्व एंटोनियो से बातें करना चाहता था। अब वैसेन्यो ने क्या किया, साइलॉक को भोजन पर आमंत्रित किया। अब यहूदी ने मन में सोचा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ लेन देन कर सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूँगा, पेय पदार्थ नहीं लूँगा और पूजन नहीं करूँगा। अब इसी बीच एंटोनियो गली में आता दिखाई दिया तो साइलॉक ने उससे केवल इसलिए घृणा नहीं करता था कि वह एक ईसाई था, क्योंकि साइलॉक जो था वो एक यहूदी था और एंटोनियो ईसाई था, बल्कि वो इसलिए भी घृणा करता था क्योंकि वो बिना ब्याज के धन उधार देकर बेनिस के ब्याज की दर कम कर देता था और वह अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था। वह इसलिए एंटोनियो से घृणा करता था क्योंकि एंटोनियो उसकी जाति और राष्ट्र को नीची दृष्टि से देखता था। एंटोनियो ऊपर आया और यहूदी से बोला, साइलॉक, यद्यपि मैं ना तो ब्याज पर किसी को उधार देता हूँ और ना ही ब्याज पर उधार लेता हूँ, फिर भी मेरे मित्र की आवश्यकताएं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं इस रिवाज को तोड़ूंगा। हमें 3 महीने के लिए 3000 ड्यूकेट चाहिए। क्या तुम हमारे ऋणदाता बनना स्वीकार करोगे? क्या तुम हमें 3000 ड्यूकेट दोगे? तो साइलॉक ने एंटोनियो को ये याद दिलाया कि किस प्रकार वह उससे घृणा करता था और उसे बुरा भला भी कहता था। बड़े व्यंग से उसने कहा कि जिस व्यक्ति ने अनेकों बार मुझे कुत्ता कहा है, मैं उसे कैसे धन उधार दे दूँ। अब साइलॉक बोलता है कि तुमने तो मुझे कई बार कुत्ता कहा है, मैं कैसे धन उधार दे दूँ। तो एंटोनियो ने कहा कि मैं तो फिर तुम्हें कुत्ता कह सकता हूँ, मैं तो फिर भी तुम्हें कुत्ता कह सकता हूँ, पर तुम ये धन मुझे एक मित्र मानकर नहीं, अब तो दुश्मन मानकर ही दे दो, और यदि मैं तुम्हारा वादा पूरा ना करूँ तो तुम सजा दे सकते हो। यहूदी ने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ मित्रता का व्यवहार करूँगा और बिना ब्याज मांगे तुम्हारी आवश्यकता की पूरा करूँगा। उसने कहा कि मात्र मजाक के लिए तुम यह बॉन्ड भर दो, एक बॉन्ड भर दो कि यदि तुम 3 माह में मेरा धन वापस नहीं कर सके
तो तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस जो है मैं चाहे जिस भाग से काट कर लेने का अधिकारी हूँगा। एंटोनियो ने यह कहते हुए कि तुम्हारी बहुत बड़ी दया होगी और अगर तुम मुझे धन देते हो तो मैं इस प्रकार का बॉन्ड लिखने का वायदा करता हूँ। बेसेनियो ने तो एंटोनियो से प्रार्थना भी की थी कि इस प्रकार का बॉन्ड ना लिखे, लेकिन एंटोनियो को विश्वास था कि मांगे गए धन से 3 गुना धन उसे शीघ्र ही मिलने वाला है। एंटोनियो ने एक नोटरी की उपस्थिति में बॉन्ड लिख देने का वायदा किया। उसी रात बेसेनियो बॉलमैंट जाने को तैयार हो गया। ग्रेशियनो भी उसके साथ जाना चाहता था। बेसेनियो उसे इस शर्त पर ले जाने को तैयार हुआ कि वह बॉलमैंट में एक सभ्य व्यवहार करेगा, कि वहाँ जाके कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। शाइलॉक के घर में एक नौकर था जिसका नाम था लॉन्सलॉट। यहूदी की सेवा से तंग आ गया था वो लॉन्सलॉट भी, और वो बेसेनियो की सेवा में आ गया था और यात्रा में उसके साथ जाने को तैयार हो गया था। लॉन्सलॉट के जाने के कारण शाइलॉक की बेटी जेसिका जो थी, उसके हाथों उसने लॉरेंजो, जो जेसिका का प्रेमी था, एक प्रेम पत्र भेजा था। लॉरेंजो ने उसे अपने नए मालिक के साथ शाम को भोजन के समय मिलना था। जेसिका को लगा कि अपने पिता के प्रति घृणा प्रदर्शित करके वह एक पाप तो कर ही रही है। उसकी प्रकृति अपने पिता से बिल्कुल भिन्न थी। यदि लॉरेंजो ने अपना वायदा पक्का रखा तो वह प्रेम तथा कर्तव्य के मध्य इस संघर्ष को समाप्त कर देगी। अब ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगी और उसकी पत्नी बन जाएगी। अब एंटोनियो लॉरेंजो तथा अन्य मित्रों को बेसेनियो के साथ भोजन करना था। उसके समुद्र यात्रा जाने से पूर्व उसे अलविदा कहना था। भोजन न करने आने के अपने पूर्व निश्चय के विपरीत शाइलॉक भी भोजन करने आने को राजी हो गया था। इस प्रकार लॉरेंजो को, जो बहुत समय से जेसिका को प्रेम करता था, यह अवसर प्राप्त हो गया कि वह जेसिका को भगाकर ले जा सके और उससे विवाह कर ले। छिपने के लिए उसने नौकर के लड़के जैसी एक पोशाक पहन ली। अब लॉन्सलॉट जो नौकर था, वो जो पत्र ले गया उसमें उसने लॉरेंजो को अपनी योजना बता दी थी। अब शाइलॉक के जाने के बाद उसने अपना वेश बदलने के लिए पोशाक पहनी और लॉरेंजो का इंतजार करने लगी। अपने प्रेमी के साथ वह कीमती हीरे मोतियों का एक बक्स लेकर और एक थैले में ड्यूकेट भरकर ले भाग गई। शाइलॉक को उनके भाग जाने का पता चलने से पूर्व ही प्रेमी युगल वेनिस से बाहर जा चुके थे। निराश यहूदी जो था वो चिल्लाता रह गया कि मेरी बेटी, ओ मेरे ड्यूकेट, ओ मेरी बेटी एक ईसाई के साथ भाग गई। न्याय दो मुझे, कानून, लड़की को खोजो। उसके साथ हीरे जवाहरात तथा ड्यूकेट हैं। जेसिका का कोई अता पता भी नहीं लगा। अब ये मान लिया गया था कि जो जेसिका जो है वो बेसेनियो के जहाज में लॉरेंजो के साथ चली गई है। लेकिन एंटोनियो ने यह प्रमाण पत्र ड्यूक को दिया कि यह बात जो है वो सच नहीं है। बेसेनियो तथा ग्रेशियनो ने अपना समय वॉलमैंट में आनंदपूर्वक व्यतीत किया। वो वॉलमैंट पहुंच चुके थे। अब बेसेनियो अपनी प्रेम का पोर्सिया के साथ प्रसन्न था। पोर्सिया जो थी उसको भी ये डर था कि कहीं बेसेनियो जो है वो गलत बॉक्स को चुनाव ना कर ले, इसलिए उसने चुनाव करने के कार्य को अधिकतम समय तक ये था कि टाल दिया जाए। वह उसे सही बॉक्स चुनना बता सकती थी, लेकिन इसका अर्थ तो ये होता कि उसने अब शपथ तोड़ दी जो उसके पिताजी ने उसके लिए रखी थी। इसके लिए वह तैयार नहीं थी। इससे पहले मोरक्को के राजकुमार ने सोने की कॉस्केट चुनी थी। उसमें जो चुनी थी उसमें निकली थी एक भयानक खोपड़ी जिसकी आंख में कागज का टुकड़ा था। ऑर्गन के राजकुमार ने चांदी की कॉस्केट चुनी थी। उसमें निकला था एक आंख चमकाता हुआ मूर्ख आदमी का चित्र जिसमें एक सूची दे रहा था। 3 माह के समय के बाद बेसेनियो ने जोर दिया कि उसे कॉस्केट का चुनाव कर लेने दिया जाए। पोर्सिया ने उसे बताया कि एक कॉस्केट में उसका चित्र रखा हुआ है और यह वह उसे प्यार करता है तो उसे कॉस्केट का चुनाव कर सकेगा, कि यदि वो उससे प्यार करता है तो सही कॉस्केट का चुनाव कर लेगा। बेसेनियो ने 3 बक्सों का अवलोकन किया और सोचा कि जो लिखा है उसका बाह्य दिखावा पथ प्रदर्शक नहीं होगा। ये तो
ये होगा कि बाह्य चमक दमक को देखकर व्यक्ति धोखा खा जाता है। अतः चमकदार सोने के बक्स में जो मिडास का भोजन रख रहा है, जो मिडास नहीं चुनूंगा। मैं चांदी के बक्स को भी नहीं चुनूंगा जो मनुष्य के मध्य व्यापार का सामान्य माध्यम होता है। तो तुच्छ शीशे का पीलापन मुझे कथन से अधिक प्रभावित कर रहा है, तो मैं यही चुनाव करूंगा और ईश्वर मेरे सुख का यही कारण है। फिर उसने शीशे के कॉस्केट को खोला। वह उसमें पोर्सिया के चित्र को देखकर बहुत खुश हुआ। पोर्सिया ने अभिमान के साथ यह स्वीकार कर लिया कि उससे बहुत प्यार करता है। उसने कहा कि मेरी अपने लिए कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, पर बेचैनियों के लिए ही मेरी कामना है कि मैं 1000 गुना अधिक सुंदर तथा धनवान होती। उसने कहा कि मैं तो अनपढ़ व कुछ ना सीखी हुई लड़की हूँ, मुझे तुम्हारे पथ प्रदर्शन की ज़रूरत है। उसने यह कहते हुए एक अंगूठी भेंट की कि जब तुम यह अंगूठी अपने से अलग कर दोगे या धोखा या खो दोगे या किसी को दे दोगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे प्रेम का जो है मेरे लिए वो समाप्त हो चुका है और ये मेरे लिए तुम्हें फटकारने का कारण भी बनेगा। उसने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और बेचैनियों ने वायदा किया कि जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक ये अंगूठी मुझसे अलग नहीं होगी। ग्रेशियनो तथा नैरिसा ने अपने सुख व आनंद की कामना की और यह इच्छा प्रकट की कि हमारा विवाह भी उनके साथ ही हो जाए। अब ग्रेशियनो जो था उसका विवाह नैरिसा जो थी सेविका पोर्सिया की, उसके साथ विवाह हो जाता है। अब उसके बाद आनंद का समय था, लेकिन उस आनंद के समय में अचानक दुख के बादल छा गए। एंटोनियो का एक मित्र था सेलेरियो। अब वो बेसेनियो के लिए एक पत्र लेकर आया। उसने अपने साथ लॉरेंजो और जेसिका को भी ले आया। उसे रास्ते में मिल गए थे वो दोनों। पोर्सिया ने प्रेमियों का स्वागत किया। बेसेनियो पत्र पढ़कर पीला पड़ गया। पोर्सिया ने जानना चाहा कि ऐसी क्या खबर है जिसने बेसेनियो को इतना विचलित कर दिया है। उसने बताया कि किस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन प्राप्त करने के लिए वह एक प्रिय मित्र का ऋणी हो गया। उसने बताया कि 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने तक एंटोनियो जो है उसने धन देने का वायदा किया था, वो शाइलॉक को धन नहीं दे पाया है। अब वो उसका जो मांस है किसी भी शरीर के भाग से वो लेगा। अब एंटोनियो के जो है वो जहाज खो गए हैं और वो उसे उधार नहीं दे सकता है। अब एंटोनियो ने ये पत्र लिख के ये इच्छा प्रकट की है कि वो अपनी मृत्यु के समय अपने मित्र बेसेनियो को देखने चाहता है। अब यदि उसकी प्रेमिका उसे आने दे तो। सेलेरियो ने कहा कि एंटोनियो का एक भी व्यापारिक कार्य सफल नहीं हुआ। शाइलॉक अब धन वापस लेने को तैयार नहीं है। वह तो बॉन्ड में लिखी पेनल्टी लेना चाहता है। वो चाहता है कि अगर मुझे वो 10 गुना धन दें तो भी नहीं लूँगा, मैं तो बॉन्ड में लिखी पेनल्टी लूँगा। और वो कहता है मैं तो न्याय चाहता हूँ। ड्यूक और अन्य अनेक लोग उससे अपना निश्चय बदलने को सफल नहीं हुए। जेसिका ने बीच में ही टोक कर कहा कि मैंने अपने पिता को अनेक देशवासियों से ये कहते हुए भी सुना था कि वो 20 गुना धन भी दें तो भी नहीं लूँगा, मैं तो एंटोनियो का मांस ही लूँगा। जब पोर्सिया को बॉन्ड की शर्तों का पता चला तो वह बोली कि ऐसे मित्र का बाल भी बांका होने की बजाय उसे 12 गुना धन दे दो। पहले मेरे साथ चर्च में चलो और मुझे अपनी पत्नी बना लो, फिर वेनिस जाओ, तुम्हें उधार चुकाने के लिए 20 गुना सोना मिल जाएगा। जब यह चुक जाए तो अपने मित्र को वेलमेंट लेकर आना। इस प्रकार पोर्सिया, बेसेनियो और नैरिसा और ग्रेशियनो की शादी हो जाती है। नैरिसा ने भी अपने पति को एक अंगूठी दी जिसे अपने जीवन पर्यंत उसके पास रखने का वायदा किया। बेसेनियो तथा ग्रेशियनो ने के वेनिस चले जाने पर पोर्सिया ने यह बहाना बनाया कि वह अपने घर से अपने पति बेसेनियो की अनुपस्थिति का समय पास के ही कॉन्वेंट में प्रार्थना करने में व्यतीत करना चाहती है। उसने ये बहाना बनाया कि जब तक मेरे पति यहाँ वापस नहीं आते हैं तब तक मैं पास के ही कॉन्वेंट में रहूँगी, वहाँ प्रार्थना करूँगी। अब जेसिका और लॉरेंजो को अपने घर की रखवाली के लिए छोड़कर नैरिसा के साथ वेनिस के लिए चली जाती है। उसने अपने नौकर बाल्थज़ार जो है को अपने चचेरे भाई बेलेरियो के पास, अब बेलेरियो जो है वो एक वकील है, विद्वान वकील है, भेजा और उसने कहा कि उससे सलाह मांगी इस केस के बारे में और उससे वकील की ड्रेस मांगी और एक
क्लर्क की ड्रेस भेजने की प्रार्थना की। उसने निश्चय किया कि वह वकील का भेष धारण करेगी और अपनी नौकरानी को अपना क्लर्क बना लेगी, नेरिसा को। वो अपने चचेरे भाई वेलेरियो की सलाह के अनुसार ड्यूक के सम्मुख एंटोनियो की पैरवी स्वयं करेगी, एंटोनियो की पैरवी करने के लिए, और वो वकील का वेश धारण करके चली जाती है वेनिस। उसने निश्चय किया उसे देर ना हो जाए, इस कारण उसने वॉल्थ जॉर्ज को वेनिस जाने वाली सड़क पर एक निश्चित स्थान पर मिल जाने के लिए कह दिया था। मुकदमे के दिन ड्यूक ने साइलॉक से एंटोनियो पर दया दिखाने की प्रार्थना की, क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो चुका था। कहा कि वह बॉन्ड को निरस्त कर दे, परंतु यहूदी अपने निश्चय पर दृढ़ था। उसने कहा, नहीं, मुझे तो इसका मांस ही चाहिए। उसने ये स्वीकार कर लिया कि एंटोनियो से घृणा करता है और उसने शपथ ले लिया कि वह बॉन्ड में वर्णित पूरी पेनल्टी ही लेगा। बेसनियो ने बॉन्ड में लिखित रकम से 2 गुनी रकम भी प्रस्तुत कर दी थी उसके सामने, लेकिन यहूदी ने घृणा के साथ उसकी बात को अस्वीकार कर दिया। ड्यूक ने यहूदी से कहा कि यदि तुम स्वयं दया नहीं दिखाओगे तो भगवान से दया की आशा कैसे करोगे। अब यहूदी ने उत्तर दिया कि जब मैं कोई गलत काम ही नहीं करूँगा तो मैं न्याय से क्यों डरूँगा, क्यों भगवान से डरूँगा। यहूदी ने कहा कि 1 पाउंड मांस जो मैं मांग रहा हूँ वो 3000 डुकेट की कीमत पर खरीदा है। उसने केवल न्याय की मांग की कि मैं तो केवल न्याय चाहता हूँ, मुझे सिर्फ मांस चाहिए। ड्यूक ने कहा कि यदि वेलेरियो आज शाम को नहीं आया, जो वकील था, तो अदालत उठा देगा। अब इसी समय नेरिसा ने वकील के क्लर्क के रूप में अदालत में प्रवेश की और उसने ड्यूक के सम्मुख वेलेरियो का एक पत्र प्रस्तुत किया। उस पत्र में लिखा था कि बीमारी के कारण मैं तो अदालत नहीं आ सकता, लेकिन मेरे स्थान पर एक विद्वान वकील जो है, मैं उसे भेज रहा हूँ। ड्यूक ने उस वकील को अदालत की पैरवी करने की आज्ञा दी। अब वो वकील कौन था? पोर्शिया थी। शीघ्र ही वकील के रूप में पोर्शिया ने प्रवेश किया। ड्यूक ने उसका स्वागत किया। एंटोनियो और साइलॉक को भी खड़े रहने की आज्ञा थी। पोर्शिया ने यहूदी को कहा कि मैं एक अजीब मुकदमे की पैरवी कर रही हूँ। तुमने एंटोनियो से कहा कि क्या तुम यह स्वीकार करते हो कि यह बॉन्ड लिखा गया? उसने यहूदी से दयावान होने की प्रार्थना की। यहूदी ने कहा कि किस आधार पर मैं दया दिखाऊं? पोर्शिया ने उत्तर दिया कि दया दबाव में आकर नहीं दिखाई जाती है, ये तो अच्छी जैसे वर्षा होती है ना, वर्षा के समान दया भगवान की देन होती है। इसे देने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं। यह राजा का भी आभूषण होती है तथा इसे एक महान ईश्वरीय गुण माना जाता है। उसने पुनः कहा कि यहूदी, याद रखो, भगवान के न्याय से हम में से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। हम दया के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम भी दूसरों पर दया दिखानी चाहिए। यहूदी ने कहा कि मुझे तो कानून के अनुसार बॉन्ड में लिखी पेनल्टी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेसनियों ने 2 गुनी और 10 गुनी रकम देने का भी प्रस्ताव रख दिया कि भाई तुम 2 गुनी ले लो, 10 गुनी ले लो, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मुझे पेनल्टी चाहिए। वेनिस में किसी भी ताकत कानून के लिखे को बदल नहीं सकती थी। यह उदाहरण के रूप में लिखा जा सकता है। अपने जूते के तले पर चाकू को तेज करते हुए साइलॉक ने कहा, ए बुद्धिमान जज, न्याय के लिए साक्षात डैनियल। बॉन्ड का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेने के बाद अब पोर्शिया ने घोषणा की कि इस बॉन्ड के द्वारा कानूनी रूप से यहूदी को अधिकार है कि वो व्यापारी के हृदय के भाग से मांस काट सके। अब साइलॉक वो कहती है कि साइलॉक, तुम दया कर दो और तुम्हारा जितना धन है उसका 3 गुना धन ले लो और मुझे इस बॉन्ड को फाड़ने दो। एंटोनियो अनिश्चय की स्थिति में से ऊब चुका था। उसने भी प्रार्थना की कि न्याय की घोषणा कर दी जाए और पोर्शिया ने एंटोनियो से कहा कि वह अपनी छाती को चाकू के लिए तैयार कर ले। उसने यहूदी से कहा कि क्या तुम मांस तोलने के लिए तराजू लाए हो? और यहूदी के पास तराजू पहले से तैयार था। उसने कहा कि वह एक डॉक्टर को भी बुला ले ताकि वह घाव भर दे। तो साइलॉक ने कहा, लेकिन ऐसा तो कहीं इस बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ था। तो उसने कहा, नहीं, डॉक्टर आएगा, कहीं ऐसा ना हो एंटोनियो खून बहाने के कारण मर जाए। यहूदी ने कहा, यह तो बॉन्ड में नहीं लिखा था। एंटोनियो ने चाकू के लिए अपनी छाती तैयार कर ली और बेसनियो से प्यार भरी विदाई ली। एंटोनियो ने कहा, बेसनियो, मुझे अपना हाथ दो और इस बात का दुख कभी मत करना कि मैं इस अवस्था में तुम्हारे कारण आया हूँ। अपनी पत्नी को मेरे विषय में बताना, उसे बताना कि मैं किस प्रकार मरा और यह बताना कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया। बेसनियो ने उत्तर दिया
एंटोनियो, मेरा विवाह एक ऐसी स्त्री से हुआ है जो मुझे इतनी अधिक प्यार करती है जितनी मुझे अपनी जान प्यारी है। परंतु मेरा जीवन, मेरी पत्नी और अपना सारा संसार, सब कुछ मैं इस राक्षस से तुम्हें छुड़ाने के लिए बलिदान कर सकता हूँ। पोर्शिया बोली, यदि मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हें यह कहते सुन ले तो इस बात के लिए तुम्हें धन्यवाद नहीं देगी। बेसेनियो को ऐसी बात कहते देखकर ग्रेशियो ने बोला, मेरी एक पत्नी है, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। मेरी कामना है कि वह स्वर्ग में होती जा किसी शक्ति से यह प्रार्थना करती कि वह इस यहूदी का हृदय बदल दे। नरेशा ने फिर कहा कि जो इच्छा आप प्रकट कर रहे हो, यदि आपकी पत्नी सुन ले तो घर में झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि बेसेनियो और ग्रेशियनो को नहीं पता था कि पोर्शिया है जो है यही वकील के रूप में आई है और नरेशा उसके क्लर्क के रूप में। ये तो इसे वकील और क्लर्क ही समझ रहे थे। अन्याय की घोषणा करते हुए पोर्शिया जो है वो यहूदी से बोली कि कानूनी रूप से आप सौदागर के हृदय के पास के भाग से एक मांस काट सकते हो, 1 पाउंड मांस। इस पर उस यहूदी ने पोर्शिया के न्याय की प्रशंसा की कि सही न्याय कर रही हो। परंतु पोर्शिया पुनः बोली कि जरा रुको, कुछ बात और भी है। इस बॉन्ड में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1 पाउंड मांस, परंतु खून की एक बूंद भी नहीं। 1 पाउंड मांस ले लो लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं टपकनी चाहिए। यदि इसे काटने से तुमने एक ईसाई का एक बूंद खून भी गिराया, जो तुम्हारी जमीन और सारा सामान कानून के अनुसार राज्य छिन जाएगा। अगर तुमने 1 पाउंड मांस काटने में एक बूंद खून भी गिराया तो तुम्हारी सारी जमीन और सारा जो सामान है वो कानून के अनुसार राज्य का हो जाएगा। अब ग्रेशियनो ने व्यंग में कहा, यहूदी देखो विद्वान जज, ये तो बड़ा विद्वान जज है। पोर्शिया ने कहा कि तुमने न्याय मांगा, अब तुम्हें अपनी इच्छा से ज़्यादा न्याय मिलेगा। इस प्रकार यहूदी को नम्र कर दिया गया। वह उधार की रकम की 3 गुना रकम लेने को तैयार हो गया कि नहीं नहीं, मुझे तो उधार की रकम की 3 गुना ही दे दो, मुझे नहीं लेना इसका 1 पाउंड मांस। क्योंकि 1 पाउंड मांस लेने ऐसे संभव ही नहीं था कि मांस निकाला जाए और खून ना बहा जाए। बेसेनियो ने धन निकाल कर आगे बढ़ा दिया। अब पोर्शिया ने फिर बीच में टोक दिया कि रुको, यहूदी को बॉन्ड में वर्णित दंड के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। उसे ठीक 1 पाउंड मांस ही मिलेगा, अब ना कम ना ज़्यादा, उसे तो मांस ही मिलेगा। क्योंकि बहुत देर से यहूदी बोल रहा था कि मुझे तो 1 पाउंड मांस ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसे 1 पाउंड मांस ही मिलेगा और एक बूंद खून की नहीं गिरनी चाहिए, अन्यथा उसका सारा सामान जो है वो छीन लिया जाएगा और उसका जीवन समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहूदी अपने मूलधन को ही स्वीकार करने को तैयार हो गया कि भाई मुझे तो मेरी मूल जो राशि है वही दे दो तुम। बेसेनियो ने उसे 3000 ड्यूकेट देने चाहे, पर पोर्शिया ने उसे रोक दिया क्योंकि यहूदी ने अदालत में सबके सामने धन लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसे बॉन्ड में लिखा दंड ही मिल सकता है। यहूदी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अदालत से जाने को तैयार हो गए कि भाई मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी मूल राशि भी नहीं चाहिए, मैं अदालत से जा रहा हूँ। अब पोर्शिया ने यहूदी से इंतज़ार करने को कहा कि थोड़ी देर इंतज़ार करो। उसके विचार में कानून की यहूदी पर एक और तरह से पकड़ हो गई थी। वेनिस के कानून के अनुसार यदि कोई विदेशी व्यक्ति परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी नागरिक की जान लेने की कोशिश करता है तो उसका आधा राज्य धन जो है वो राज्य अपने अधिकार में लेगा और आधा उसे मिल जाएगा जिसकी जान लेने का उसने षड्यंत्र रचा था। यानी कि आधा धन जो है वो राज्य को दे दिया जाएगा और आधा उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी वो जान लेना चाहता था। उसकी जान ड्यूक की दया पर निर्भर करेगी। इसलिए उसने साइलॉक से कहा कि तुम झुककर ड्यूक से अपनी जान की भीख मांग लो। उसने दया की प्रार्थना करने से पहले ड्यूक ने उसे जीवन दान दे दिया कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। अब उसका आधा धन जो है वो एंटोनियो का हो गया था क्योंकि एंटोनियो की जान लेने का उसने कोशिश की थी, और आधा राज्य के पास चला गया। परंतु यदि यहूदी नम्रता प्रदर्शित करे तो राज्य अपने धन प्राप्त करने के अधिकार को कम करके मात्र जुर्माना लेने को तैयार भी हो सकता है। साइलोक ने अपने धन को ब्याज बजाय अपनी जान देने से अधिक अच्छा समझा कि जान जाती है, उससे अच्छा तो धन ही चला जाए। एंटोनियो ने एक उदारता से भरा प्रस्ताव रखा कि यदि राज्य यहूदी के धन का आधा भाग ही लेने को तैयार हो जाए तो वह खुशी से अपने हिस्से के धन को यहूदी की मृत्यु पर लॉरेंजो और जेस्का, जो उसकी बेटी थी जेस्का, उसे दे देगा।
पहली शर्त 2 शर्तों पर देगा उन्हें। पहली शर्त तो यदि यह कि शाइलॉक ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, और दूसरी शर्त यह थी कि यह प्रतिज्ञा पत्र लिखे कि उसकी मृत्यु के बाद उसके सारे धन पर लॉरेंजो और जेसिका का अधिकार हो जाएगा। ड्यूक ने कहा कि यदि यहूदी को ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्षमादान जो उसने यहूदी को दिया है वो अपना क्षमादान वापस ले लेगा। शाइलॉक के सामने इन शर्तों को स्वीकार करने के अतिरिक्त अब उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था। उसकी हालत ठीक नहीं थी और उसने अपने घर जाने की छूट मांगी। उसने ये कह दिया वह कि भाई मुझे घर जाने दो, और जब प्रतिज्ञा पत्र आ जाएगा तो मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगा। पोर्सिया, बेसेनियो और ग्रेशियनो ने पहले ही वॉलमेंट पहुंच जाना चाहती थी कि मैं इनसे जो बेसेनियो और ग्रेशियनो से पहले ही पहुंच जाए, जिससे किसी कुछ पता ना लगे कि हम ही वकील के रूप में आए। इसलिए उसने ड्यूक का भोजन जो है का निमंत्रण वो भी अस्वीकार कर दिया था। बेसिनो ने उसे फीस के रूप में 3000 ड्यूक स्वीकार करने पर बल दिया। एंटोनियो ने कहा कि वह सदा सदा के लिए उसका आभारी रहेगा। पोर्सिया ने कहा कि जो अच्छी तरह संतुष्ट हो गया उसे सब कुछ मिल गया। बेसिनो ने फिर कहा कि यादगार के रूप में उसे कुछ चीज़ तो स्वीकार करनी चाहिए, कि आपको हमारी कोई तो चीज़ स्वीकार करनी होगी, आप जो चाहे हमसे ले सकती हो। अब उसने प्रार्थना को स्वीकार करने का नाटक रचते हुए पोर्सिया ने एंटोनियो के हाथ के जो अंगूठी थी जो पोर्सिया ने बेसिनियो को दी थी वो अंगूठी मांग ली। अब उससे अपने वायदों की याद आती है बेसिनियो को कि ये तो पोर्सिया ने मुझे दी थी, और उसने कहा कि ये कभी नहीं दूंगा, ये तो मेरे मरने के बाद ही मेरे हाथ से छूटेगी। तो उसने कहा कि मैं वेनिस से सबसे कीमती अंगूठी जो होगी वो तो मैं लाकर दे दूंगा, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं आपको ये अंगूठी नहीं दे सकता। पोर्सिया ने भी ऐसा दिखावा किया और कि जैसे उसे बहुत गहरी चोट पहुंची हो। वो बोली, श्रीमान, मैं देख रही हूँ कि आप अपने कथन में बड़े उदार हैं। पहले तो आपने मुझे मांगने के लिए प्रेरित किया, और अब आप ये दिखाना चाहते हो कि भिखारियों को किस तरह जवाब दिया जाता है। अब वैसे ने कहा कि ये अंगूठी देखिए, मेरी पत्नी ने मुझे दी थी, और मैंने शपथ लिया है कि मैं इसे कभी अपने से अलग नहीं करूँगा। पोर्सिया ने कहा कि यह तो केवल एक बहाना है, और यह कहकर वह अदालत से चली गई। एंटोनियो ने बेसिनियो को समझाया कि अंगूठी दे दो, पत्नी की नाराजगी है, सहन कर लेना। बेसिनियो ने अब पोर्सिया के पीछे अंगूठी लेकर ग्रेशियनो को भेजा और पोर्सिया को अंगूठी दे दी। पोर्सिया ने धन्यवाद के साथ अंगूठी को स्वीकार कर लिया। उसने ग्रेशियनो से नेरिसा को यहूदी का घर बताने को कहा ताकि उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए जा सकें। ग्रेशियो ने ऐसा करना स्वीकार किया, और नेरिसा ने भी किसी प्रकार वह अंगूठी जो है वो भेंट में प्राप्त कर ली थी जो पहले उसने ग्रेशियनो को दी थी। अब जीत की भावना के साथ पोर्सिया और नेरिसा बॉलमैंट की यात्रा को रवाना हुई। चंद्रमा की रोशनी में लॉरेंजो और जेसिका बॉलमैंट में घूम रहे थे। तभी पहले से ही भेजे गए सेवक ने सूचना दे दी कि प्रातः सुबह होते ही पोर्सिया आ जाएगी, और एक अन्य संदेश वाहक ने सूचना भेजी कि सुबह बेसिनियो लौट कर आएगा। लॉरेंजो ने पोर्सिया की वापसी के अवसर पर संगीत का प्रबंध किया। पोर्सिया पुनः घर पर आकर बहुत खुश थी। उसने साहसिक कार्य की सफलता पर उसे बहुत संतोष था। लॉरेंजो और जेसिका ने पोर्सिया और नेरिसा के घर आने पर उनका स्वागत किया। पोर्सिया ने अपने घर में रहने वाले सभी लोगों को निर्देश दिया कि घर में उसकी अनुपस्थिति की बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, यानी कि बेसिनियो और ग्रेशियनो को नहीं पता चलनी चाहिए, उसे कोई नहीं बताएगा। अब जल्दी एंटोनियो के साथ वे दोनों भी आ गए। इसी बीच ग्रेशियनो और नेरिसा वकील के क्लर्क की अंगूठी दे दिए जाने के कारण झगड़ते दिखाई देते हैं। अब पोर्सिया पूछती है कि मामला क्या है, क्या हुआ वहाँ पे। ग्रेशियनो ने कहा कि झगड़ा एक अंगूठी का है जिस पर मुझे प्रेम करो और मुझे अलग मत करो, यानी कि ग्रेशियनो और नेरिसा झगड़ते दिखाई देते हैं दोनों की अंगूठी कहाँ गई। नेरिसा ग्रेशियनो से पूछती है, और जिस अंगूठी पे लिखा था कि मुझे प्रेम करो और मुझे अलग मत करो, मीनाकारी के रूप में ऐसा उस अंगूठी पे लिखा था। और नेरिसा ने कहा कि ग्रेशियनो ने अंगूठी जो है वो किसी स्त्री को दे दी है। और उसने कहा कि जिस क्लर्क के पास वह अंगूठी होगी उसके चेहरे पर कभी दाढ़ी नहीं उगेगी। ग्रेशियनो ने कहा कि उसने अंगूठी एक ऐसे युवक को दे दी है जिसने फीस के रूप में अंगूठी मांगी थी, अब वो उसे मना भी नहीं कर सकता था। अब पोर्सिया ने भी
ग्रेसियानो को अपनी पत्नी की प्रथम भेंट दे देने के लिए अपराधी मांगा कि भाई तुमने उसकी प्रथम भेंट जो थी वो किसी क्लर्क को दे दी है, तो तुम अपराधी तो हो। उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे पति सारे संसार के धन के बदले भी अपनी उंगली से मेरी दी हुई अंगूठी को अलग नहीं करेंगे। पोर्शिया कहती है कि मुझे तो विश्वास है कि मेरे पति कभी उस अंगूठी को अलग नहीं करेंगे। अब वो बेसेनियो से अपनी अंगूठी के बारे में पूछती है, तो वो बोलता है कि अंगूठी तो विद्वान वकील को दे दी है, जिसने अंगूठी की मांग की थी और वो लेने का अधिकारी भी था। बाद में उसने युवा क्लर्क से अंगूठी मांग ली। बेसेनियो ने ग्रेसियानो की बात सही होने की पुष्टि की कि ग्रेसियानो सही कह रहा है, मैंने वो अंगूठी जो है वो एक विद्वान वकील था उसको दे दी है, क्योंकि उसने मुझसे भेंट के रूप में वो अंगूठी ही मांगी थी। अब पोर्शिया ये दिखावा करती है कि उसने वो अंगूठी किसी स्त्री को दे दी है। बेसेनियो ने कहा कि मैंने पहले तो अंगूठी देने से मना किया था, लेकिन बाद में मुझे उस व्यक्ति को मना करते हुए भी शर्म आने लगी कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रिय मित्र की प्राणों की रक्षा की थी, और इसलिए उस अंगूठी उसके पास भिजवा दी। एंटोनियो ने दुख प्रकट किया कि वह इस सब झगड़े का जो कारण है वो एंटोनियो है। बेसेनियो ने पोर्शिया से माफ़ी मांग ली और वादा किया कि भविष्य में वो कभी अपनी शपथ नहीं तोड़ेगा। एंटोनियो ने पोर्शिया को विश्वास दिलाया कि बेसेनियो पुनः कभी उसका विश्वास नहीं तोड़ेगा, और फिर पोर्शिया ने बेसेनियो को एक दूसरी अंगूठी दी। अब जब पोर्शिया कहती है दूसरी अंगूठी देते हुए कि सावधान रहना, ये अंगूठी सावधानी से रखना, इसे किसी को मत दे देना, तो अंगूठी देकर बेसेनियो बोला, भगवान की कसम ये तो वही अंगूठी है जो मैंने अपने विद्वान वकील को दी थी। अब इस समय पोर्शिया ने बेलेरियो को एक पत्र दिखाया जिसमें ये सिद्ध हो गया था कि पोर्शिया ही वकील बनी थी। बेलेरियो जो उसका वकील था, और नेरिसा जो थी वो उसकी क्लर्क बनी थी। उसने एंटोनियो का स्वागत किया और अपने 3000 जो जहाज़ थे वो भी सुरक्षित आ जाने का भी शुभ समाचार दिया था, क्योंकि अब एंटोनियो के जहाज़ थे वो भी सुरक्षित आ चुके थे। एंटोनियो के नाम का एक पत्र उसे किसी तरह प्राप्त हो गया था। एंटोनियो ने पोर्शिया को जीवन दान देने और व्यापारिक सफलता में सूचना देने के लिए धन्यवाद किया था। नेरिसा ने लॉरेंजो को धन्यवाद यहूदी के दिए भेंट के दस्तावेज दिए कि लॉरेंजो अब उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का मालिक होगा। उसने दस्तावेज दे दिए कि मृत्यु के बाद अपनी समस्त संपत्ति उसके नाम कर दी गई। लॉरेंजो ने कहा कि सुंदर स्त्री और भूख से तड़प रहे लोगों के मार्ग में तुम सब अमृत गिरा रही हो। अब इस प्रकार जो है इस नाटक का आनंद में अंत हो जाता है। लॉरेंजो और जैसिका अन्य 2 जोड़ों के साथ आ जाते हैं। पोर्शिया एंटोनियो का अंत में एक खुशखबरी देता है, यह खबर कि कीमती सामान से लदे हुए उसके जो जहाज होते हैं वो सुरक्षित रूप से बंदरगाह पर आ गए। एंटोनियो के कहे शब्द मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ के अतिरिक्त और कुछ कथन श्रोता नहीं कर सकते। अंत में शेक्सपियर की प्रशंसा इस नाटक में उसके 3 मुख्य कथाएं ली हैं। कॉस्केट की कथा थी, फिर बॉन्ड की कथा और तीसरी अंगूठियों की कथा, और इन तीनों कथाओं को एक कथा में गूंथ दिया है, और इन तीनों का जो सफल सुखद अंत हो जाता है। यह विश्वास हो गया कि एक को छोड़कर सभी पात्र सदा सदा के लिए सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, और इसके साथ में ये जो प्ले है वो समाप्त हो जाता है।